नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। ऋषिकेश में सड़क चौड़ीकरण के दौरान पेड़ कटान पर रोक लगाने के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के फैसले को लेकर सियासत तेज हो गई है। विपक्ष ने इसे राहुल गांधी के दौरे का असर बताया, जबकि बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने इस दावे को खारिज किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पहले भी पर्यावरण से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय लेते रहे हैं। साथ ही एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 6 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य भी बताया। देखिए, राहुल गांधी जी के पहुंचने के बाद रोक लगा दी, ऐसा कहना उचित नहीं है। हमने देखा कि अनेकों प्रकरण पूर्व में भी माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के जो संज्ञान में आए, उनका एक स्वभाव बना है कि त्वरित कार्रवाई उस पर करना, और जैसे ही उनके संज्ञान में आया तो उन्होंने इस पर त्वरित कार्रवाई की। लेकिन हम समझते हैं कि जो आज हम भारतीय जनता पार्टी जो एक पेड़ माँ के नाम अभियान को हम चला रहे हैं, ये दर्शाता है कि हम पर्यावरण के प्रति कितने सचेत हैं। और इसके कारण से हमने 6 लाख पौधारोपण का यहाँ पर लक्ष्य रखा है और एक बूथ स्तर तक हम इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। प्रत्येक बूथ पर हमने लक्ष्य दिया है। हम पौधारोपण हो, उसका संरक्षण हो, इस बात की भी हम जिम्मेवारी समझते हैं। बद्रीनाथ धाम के चंदा चढ़ावा मामले को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं। देहरादून में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने आरोप लगाया कि कथित घोटाले में मंदिर समिति की भूमिका की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि गिरफ्तार आरोपी ने पूछताछ में मंदिर समिति अध्यक्ष के पीएस का नाम लिया है। गोदियाल ने पारदर्शी जांच के लिए बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष को तत्काल पद से हटाने की मांग की है। मैं सभी पत्रकार साथियों का स्वागत, अभिनंदन। श्री बद्रीनाथ जी में चढ़ावा चोरी में जो एक प्रकरण सामने आया कि अभी जो दूसरे व्यक्ति वहां पर अरेस्ट हुए, उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से ये कहा है कि उन्होंने ये कृत्य वरिष्ठ स्तर पर जो अध्यक्ष के पीए नौटियाल हैं, उनके द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुरूप में ये सब कृत्य किए हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि मंदिर समिति में ये चोरी अध्यक्ष के निर्देश पर हो रही थी, और ऐसे में मुख्यमंत्री जी का अध्यक्ष को तब से लेकर अब तक उनके मंदिर समिति के कर्तव्यों से अलग न करने का निर्णय संदेह के घेरे में है। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इतने प्रमाण मिलने के बाद भी आपने मंदिर समिति के अध्यक्ष को जो जीवन दान दे रखा है पद के रूप में, उसके पीछे आपकी कौन सी दोस्ती का कारण है? 30 जुलाई से शुरू होकर 11 अगस्त तक चलने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। यात्रा मार्ग के प्रमुख स्थानों और चेक पोस्टों पर मेडिकल रिलीफ पोस्ट स्थापित की जाएगी, जहां डॉक्टर, फार्मासिस्ट, स्टाफ, नर्स और अन्य स्वास्थ्य कर्मी 24 घंटे तैनात रहेंगे। सीएमओ डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि श्यामपुर चौकी और आईडीपीएल में 24 घंटे स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। बस अड्डे और रेलवे स्टेशन पर भी एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। आर्थिक साल की भांति अभी तक जो जानकारी है उसमें जो प्रशासन के द्वारा जो पॉइंट चिन्हित किए जाते हैं, जैसे श्यामपुर चौकी पे एक एमआरपी हमारे द्वारा बनाया जाता है, ऐसी आईडीपीएल में भी एक हमारे द्वारा एमआरपी स्थापित किया जाता है, मेडिकल रिलीफ पोस्ट, जिसमें हमारी जो मेडिकल टीम है, जिसमें एक डॉक्टर रहता है, एक फार्मासिस्ट या स्टाफ नर्स रहती है और एक वार्ड बॉय रहता है। तो ये टीम हमारे द्वारा वहाँ पे जाती है टीम, और 24/7 काम करती है। रोस्टर में शिफ्ट वाइज ड्यूटी लगती है, और वहाँ पे जो सामान्य औषधियाँ हैं और जांच की सुविधा जो है वो उपलब्ध जो है लोगों को रहती है। इसके अलावा जो बस बीजेपी के व्यावसायिक प्रकोष्ठ ने संगठन को मजबूत करने के लिए उत्तराखंड के 19 संगठनात्मक जिलों में जिला प्रकोष्ठ प्रभारियों की नियुक्ति की है। प्रदेश संयोजक सौरभ भूषण शर्मा ने नई टीम की घोषणा करते हुए कहा कि संगठन अब पूरी तरह मिशन 2027 के चुनावी मोड में उतर चुका है। उन्होंने विश्वास जताया कि नई टीम संगठन को और मजबूत करेगी और 2027 विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज कर इतिहास रचेगी। जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का जिस तरह हमें बैठक हुई और उसमें जो निर्णय लिए गए, उन निर्णयों के तहत ही हमने सब कार्य किए हैं। और हमारे जो प्रकोष्ठों के अपने संयोजक हैं कस्तूरबा जोशी जी, उनके सहमति से हमने अपने 19 संगठनात्मक जिलों के जिला प्रभारी नियुक्त किए हैं। उसमें जो हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष हैं उनको प्रत्येक संयोजकों को हमने 4 या 5 जिले दिए हैं। इससे असली क्या होगा, संगठन जमीनी स्तर पे काम करेगा। हमारा एक ही लक्ष्य है कि 2027 का जो चुनाव है वो हमें अभी से तैयारी करनी है। कार्यकर्ताओं को अभी से हमें घर घर भेजना है
और अपनी सरकार की जो केंद्र सरकार की और अपनी धामी सरकार की योजना है लाभकारी, उन योजनाओं को हमें कहीं ना कहीं धरातल पर उतारते हुए जनता को बताना है कि किस तरह हम कार्य कर रहे हैं। कांग्रेस की प्रस्तावित बैठक और चुनावी तैयारियों को लेकर बीजेपी ने तीखा हमला बोला। प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि कांग्रेस बीजेपी से नहीं बल्कि अपने ही नेताओं से संघर्ष कर रही है। उन्होंने राहुल गांधी के देहरादून दौरे में भीड़ को लेकर कांग्रेस के दावों पर सवाल उठाए और कहा कि कितने लोग कांग्रेस के कार्यक्रम में पहुंचे, उससे अधिक लोग बीजेपी की एक विधानसभा के कार्यक्रम में जुट जाते हैं। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी लगातार जनता के बीच सक्रिय है। देखिए, कांग्रेस पार्टी इस समय उस कगार पर खड़ी हुई है जहां पर वो अपनों से ही लड़ रही है, वो भाजपा से नहीं लड़ रही। वो कांग्रेस आज वैसा दल हो गया कि अपनों से ही लड़ना उनका प्रथम दायित्व बन चुका है। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी का भी दौरा होता है और वहां पर 2.5 लाख बच्चों के रजिस्ट्रेशन की ये बात करते हैं और वहां 5,000 लोग भी वहां नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन हाँ, उनका उत्साह इसलिए देखने को था क्योंकि उतने लोगों की भी इन्हें पूरी तरह से उम्मीद नहीं थी। इन्हें खुद भी नहीं पता था कि वहां पे जितने लोग हैं वो भी आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद दून पुलिस द्वारा बिना अनुमति और निर्धारित ध्वनि सीमा से अधिक आवाज में चल रहे लाउडस्पीकरों पर कार्रवाई के बीच उत्तराखंड वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ध्वनि प्रदूषण पर कानून का समान रूप से पालन होना चाहिए और किसी एक समुदाय को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने लोगों से माइक की आवाज सीमित रखने, अफवाहों से बचने और कानून का सम्मान करने की अपील की है। देखिए, ये हाई कोर्ट की एक लाइन थी कि कहीं भी साउंड पोल्यूशन हो तो उसे ईमानदारी से उसे कम कराया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि किसी भी समाज के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। ऐसा भी ना हो कि केवल एक ही समाज को टारगेट किया जाए। ईमानदारी से अगर कानून का पालन किया जाए तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी और सब अपने अपने जो माइक्स हैं उसकी वॉल्यूम को कम करें, क्योंकि हमें ये अधिकार नहीं है कि हम अपनी इबादतों के लिए किसी दूसरे को परेशान करें। उत्तराखंड में अग्निवीर योजना का पहला बैच 31 दिसंबर को 4 साल का कार्यकाल पूरा कर लौटेगा। राज्य सरकार ने इनके पुनर्वास और रोजगार के लिए अग्निवीर सेल का गठन किया है। पूर्व सैनिक कल्याण परिषद के अध्यक्ष कर्नल अजय कोठियाल ने बताया कि दिसंबर और जनवरी में करीब 1200 अग्निवीर लौटेंगे। इनमें से अधिकांश को सरकारी, केंद्रीय और कॉरपोरेट क्षेत्र में उनके कौशल के अनुरूप रोजगार से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। अग्निवीर योजना जब लागू हुई उसके बाद में 4 साल पूरे करके अग्निवीर का पहला बैच 31 दिसंबर को आ रहा है और उसके बाद बहुत जल्दी दूसरा बैच 1 महीने के बाद में आ रहा है। इन दोनों में उत्तराखंड में जो वापस आएंगे अग्निवीर 75% जो एब्जॉर्ब नहीं होंगे उसकी संख्या है करीब 1200। अब ये देखिए कि ये अग्निवीर जो आ रहे हैं इनके अंदर ना एक अलग टाइप का टैलेंट है। इन्होंने ऐसी परिस्थिति में ऐसे टाइप की ड्यूटीज करी हैं जो कि करने के बाद में कुछ भी करना इनके लिए बहुत अच्छे तरीके से, चाहे समाज का निर्माण हो, चाहे परिवार का हो, चाहे सोसाइटी का हो, उन सब में इनका बहुत बड़ा रोल रहेगा। आगामी कांवड़ यात्रा को दिव्य, भव्य और सुरक्षित बनाने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। यात्रा मार्गों पर व्यवस्थाओं का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है ताकि शिव भक्तों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। प्रशासन सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, सफाई, सुरक्षा और यातायात सहित सभी व्यवस्थाओं की नियमित समीक्षा कर रहा है। अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लेने के निर्देश दिए गए हैं ताकि कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। 30 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है और कांवड़ यात्रा की शुरुआत के साथ ही साथ शिव भक्तों के लिए अगर व्यवस्था की बात की जाए तो शिव भक्तों के लिए हरिद्वार प्रशासन युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुटा हुआ है। डीएम मयूर दीक्षित और एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर लगातार स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं। इस वक्त कांवड़ पटरी मार्ग पर हमारी मौजूदगी और यहाँ पर तैयारियों का जायजा लेने के लिए इस वक्त हमारी टीम यहाँ पर पहुंची है। आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं किस प्रकार से हरिद्वार के प्रशासन के द्वारा यहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं। ये पंडाल यहाँ पर लगाए गए हैं। इन्हीं पंडालों में जब शिव भक्त हरिद्वार से, हर की पैड़ी से गंगा जल लेकर अपने मार्ग पर आएंगे तो इस मार्ग से होते हुए ही अपने गंतव्य की ओर रवाना होंगे। लेकिन इसी बीच जब शिव भक्त थक जाते हैं या उन्हें भोजन करना होता है तो उसकी व्यवस्था के लिए ही
ये पंडाल यहाँ पर सजाए गए हैं। अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो तस्वीरों में यहाँ पर दिखाएं किस प्रकार से यहाँ पर पंडाल लगाए जा रहे हैं, और इन पंडालों में ही जब यहाँ पर भोले के भक्त आएंगे तो वो भोजन करेंगे और विश्राम करेंगे। उसकी व्यवस्थाओं को लेकर तमाम जो प्रशासन है वो तैयारियों में जुटा हुआ है। बाबा भोले के यहाँ पर जयकारे लगेंगे, हर हर महादेव और भोले बम बम भोले के जयकारों के बीच लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। धार्मिक नगरी है हरिद्वार, और धर्म नगरी में आस्था का एक केंद्र माना जाता है, और इसी आस्था के केंद्र के बीच तमाम जो तैयारियां हैं वो हरिद्वार प्रशासन के द्वारा कर ली गई हैं। आप मेरे यहाँ पर इस सामने भी अगर देखें तो तस्वीरों में आप यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं बड़े पैमाने पर यहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं, और इन्हीं तैयारियों के बीच यहाँ पर शिव भक्तों को किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े, उसके लिए तमाम जो प्रशासन है वो यहाँ पर अलर्ट नजर आ रहा है। आपको बता दें 30 जुलाई से 11 अगस्त तक कांवड़ यात्रा चलने वाली है, और इस कांवड़ यात्रा के बीच तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है, तमाम जो पुल हैं, जो निर्माणाधीन जो कार्य हैं, उनको भी 25 जुलाई तक पूरे करने के जिलाधिकारी ने निर्देश दे दिए हैं। अपने सहयोगी के साथ हर्ष सैनी, जनता टीवी, हरिद्वार। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत हरिद्वार में वन गुर्जरों के अधिकारों को लेकर आयोजित महापंचायत में शामिल हुए। उन्होंने जंगलों की कटाई पर चिंता जताते हुए वन गुर्जरों के हकों की लड़ाई जारी रखने का भरोसा दिया। कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन से श्रद्धालुओं के साथ सहयोगपूर्ण व्यवहार की अपील की। साथ ही जंतर मंतर लाठीचार्ज की आलोचना करते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया, और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव और राष्ट्रीय मुद्दों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। सुनिए क्या कुछ कहा। 27 से पहले ही लगे चुनाव का, वो नवंबर दिसंबर में चुनाव ना हो जाए। देखो ये बेईमान ना करेंगे, ये यहाँ पे भी बेईमान ना करेंगे, उत्तराखंड में भी, और ये वहाँ पे भी बेईमान ना करेंगे। इन्होंने बेईमानने का भी पाठ पढ़ लिया। ये ईमानदार तो है ही नहीं। ये जैसे वो भूख हड़ताल कर रहे थे सोनवान वहाँ, हमने कहा मैं भूख हड़ताल, राजा दयावान हो तो भूख हड़ताल करो। देहरादून में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। पिछले 3 दिनों से प्रदेश के कई हिस्सों में रुक रुक कर तेज बारिश का दौर जारी है। बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं और कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति बन गई है। वहीं मौसम विभाग ने पहले ही भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया था। प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और लोगों से अनावश्यक घरों से बाहर न निकलने तथा सतर्क रहने की अपील की गई है। नैनीताल में भारी बारिश की चेतावनी के बीच जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है। मौसम विभाग ने 19 जुलाई के लिए रेड और 20-21 जुलाई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने सभी अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने और आपदा से निपटने की पूरी तैयारी के निर्देश दिए हैं। लोगों से अपील की गई है कि अनावश्यक घरों से बाहर ना निकलें, नदी नालों से दूर रहें और प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करें। सभी तहसील और जो हमारे सब डिवीजन लेवल के ऑफिसर्स हैं वो आपदा परिचालन केंद्र उनके 24/7 रन कर रहे हैं। जो जलभराव वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर बाढ़ चौकियाँ अलर्ट पोजीशन में हैं। जिन मार्गों में लैंडस्लाइड होती है, क्रोनिक लैंडस्लाइड जोन है, वहाँ पर मशीनें डिप्लॉय की गई हैं। बाकी वाटर लॉगिंग वाले एरिया में, नदी तट वाले क्षेत्रों से वहाँ के नागरिकों से ये अपील है कि वो नदी तट की तरफ जाने से इस समय परहेज करें। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में हरिद्वार पुलिस ने जिले भर में लाउडस्पीकरों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान शहर क्षेत्र के 31 और देहात क्षेत्र के 63 कुल 94 धार्मिक स्थलों से निर्धारित ध्वनि सीमा से अधिक आवाज में संचालित लाउडस्पीकर हटवाए गए। पुलिस ने संबंधित प्रबंधन समितियों को नियमों का सख्ती से पालन करने की चेतावनी दी है। एसपी क्राइम निशा यादव ने कहा कि ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जो भी ऐसे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस पे जो लाउड स्पीकर्स लगाए जाते हैं, जो हाई वॉल्यूम पे बजाए जाते हैं, जिनसे पब्लिक को डिस्टर्बेंस हो सकती है, उनके संबंध में कार्रवाई की गई है और वो लाउड स्पीकर उतारे गए हैं। विभिन्न थानों द्वारा ये कार्रवाई की गई है। मैडम, उत्तरकाशी में लगातार बारिश के चलते गंगोत्री और यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग कई स्थानों पर भूस्खलन की चपेट में आ गए हैं। यमुनोत्री हाईवे पर स्याना चट्टी से दूरबिल के बीच 3-4 जगहों पर बोल्डर और मलबा गिरने से यातायात ठप हो गया।
वहीं गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग डबरानी के पास मलबा आने से बंद हो गया है। एनएच बड़कोट और बीआरओ की टीमें मौके पर पहुंचकर मलबा हटाने और दोनों मार्गों को जल्द सुचारू करने में जुटी हुई हैं। देहरादून में लगातार बारिश के चलते नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से कैंट थाना क्षेत्र के संताला देवी मंदिर के पास बने एक टापू पर 7 लोग फंस गए। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की सहस्त्रधारा पोस्ट से सब इंस्पेक्टर राजबार राणा के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची। तेज बहाव और बढ़ते जलस्तर के बीच एसडीआरएफ ने स्थानीय पुलिस के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन अभियान चलाकर सभी फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने की कार्रवाई शुरू की। नई टिहरी में आपदा जोखिम न्यूनीकरण विषय पर जनपद स्तरीय 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें आपदा प्रबंधन मंत्री मदन कौशिक और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सचिव विनोद कुमार सुमन शामिल हुए। मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड ने पिछले 25 सालों में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल ने बताया कि मानसून को देखते हुए जेसीबी की जीपीएस ट्रैकिंग, एसडीआरएफ की तैनाती और दूरस्थ क्षेत्रों में अग्रिम राशन सहित सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज हम लोगों ने आज से शुरुआत किया है हमारे जनपद से। हम लोग जनपद में जाके आपदा के बारे में जो भी तैयारी को पुख्ता रूप दिया जाना है, जो हमारे पास वैज्ञानिक उपकरण हैं, संसाधन हैं, वैज्ञानिक टेक्निक है, ऐप्स हैं, कैसे उपयोग करें, कैसे वो हमारे लिए यूजफुल हो सकते हैं, कैसे पब्लिक को अवेयर करें उसके बारे में, पब्लिक कैसे उसका फ़ायदा उठावे उसके बारे में बताने का प्रयास किया है। और उसी के कड़ी में आज ये कार्यशाला रखी गई है। आज ये पहला दिन है, टिहरी जनपद से शुरू किया गया। इस पर हम लोग सारे राज्य में सभी 13 जनपदों में इस तरह का कार्यक्रम करेंगे। बंधुओं को भी रिक्वेस्ट करूंगी और आपके माध्यम से सभी को रिक्वेस्ट करूंगी, जो सचेत ऐप है वो बहुत एक्यूरेट ऐप है और वो वार्निंग्स भी देती है और हमें हर 3 घंटे में बताती है, तो उसको भी ज़रूर डाउनलोड करें। भूदेव भी है जो हमें अर्थक्वेक के बारे में बताती है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट ये सभी ऐप सब लोग डाउनलोड करें। सचेत ऐप सिर्फ हम अधिकारियों के लिए नहीं, सभी के लिए, तो आप लोग भी प्लीज़ डाउनलोड करें और आपके माध्यम से मैक्सिमम जनता को भी आप देखिए, हमने प्रयास किया है कि हमारे जहाँ इस प्रकार की टेक्नोलॉजी रहते, हमने सबको जो एक फोन है सबको हमने अलग से दिए। दूसरी बात हम लोगों ने क्या किया कि वहाँ एक ब्लॉक स्तर पर भी सारी व्यवस्था, पहले क्या था जिले को केंद्र मान के सारी व्यवस्था बनाते थे, हम ब्लॉक तक हमने व्यवस्था बनाई है। अब ब्लॉक से भी नीचे हम जा रहे हैं। यानी मेरा तात्पर्य ये है कि हिमालयी राज्य हो या देश के अन्य राज्य हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी की बात करें, चाहे वो आपदा प्रबंधन में अन्य प्रकार की व्यवस्था की बात करें, हमने उसमें काफ़ी तेज़ी के साथ प्रोग्रेस किया और हम आगे बढ़े रहती है, ऐसी संभावना रहती है। और राज्य में अलग प्रकार की भी व्यवस्था रहती है। जी हम कहेंगे तो हरिद्वार जैसी जगह में अब 3-4 करोड़ कांवड़ियाँ आएंगे, वो भी एक अलग से व्यवस्था रहती है। अगर हम कहेंगे 4 धाम यात्रा हमारी इस प्रकार की है, तो हम इन सबको ध्यान में रखते हुए जो हमारा डिपार्टमेंट है, जो आपदा प्रबंधन की दृष्टि से हमने सारे काम किए। आज यह 1 दिवसीय कार्यशाला टिहरी में आयोजित हो रही है, लेकिन ये हम 13 जनपदों में कर रहे हैं। आज यहाँ से हम लोगों ने शुरुआत की है, तो यहाँ हमारे जितने अधिकारीगण हैं या अन्य लोग हैं, उन सबको एक एक करके हम सारी चीज़ें बताएंगे हमें क्या करना है। रेड अलर्ट के बीच चंपावत जिला प्रशासन का आपदा प्रबंधन तंत्र पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। टनकपुर क्षेत्र में छोटी पुलिया के पास एक कार 5 से 10 फीट गहरी खाई में गिर गई, जिसमें 4 लोग सवार थे। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस, फायर सर्विस, एसडीआरएफ और 108 एम्बुलेंस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और सभी यात्रियों का सुरक्षित रेस्क्यू कर उन्हें चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराई गई। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उत्तराखंड क्रांति दल ने मिशन 2027 के तहत खटीमा में चुनावी तैयारियों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जिला अध्यक्ष हरेंद्र प्रसाद उत्तराखंडी ने कहा कि राज्य गठन के 26 साल बाद भी जनता की अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई और राष्ट्रीय दल स्थानीय मुद्दों की अनदेखी कर रहा है। उन्होंने भू कानून, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन और महिला सुरक्षा को प्राथमिकता बताते हुए सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा किया। खटीमा से संभावित प्रत्याशी रोहित भट्ट ने जनसंपर्क अभियान तेज कर स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ने की बात कही है। इस समय जो 26 साल हो गए हैं दोनों पार्टियों को बारी बारी से राज करते हुए, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जनता जो है उनसे त्रस्त है, परेशान है और हर मामले में ये जो सरकार है इस समय फेल साबित हुई है। कहीं पर भी इसका कोई भी कार्यक्रम ऐसा नहीं हुआ है कि जो कोई तारीफ हो। इसी कड़ी में जो 2027 का चुनाव शुरू किया गया है, हुआ है, जो सरकार की तरफ से घोषित किया गया है, तो उत्तराखंड क्रांति दल भी इसी बात को लेकर के जनता के सामने आ रहा है
कि देखिए आप लोगों ने बारी बारी से राष्ट्रीय दलों को देखा है, तो एक बार उत्तराखंड क्रांति दल को भी देखिए और राज्य बनाने के लिए, आंदोलन करने के लिए जो उत्तराखंड क्रांति दल ने कार्य किया है, उसका हक भी बनता है कि आप एक बार विचार करें, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता एक बार विचार करे कि हमें एक बार उत्तराखंड क्रांति दल को मौका देना चाहिए। युवाओं की बात है तो युवाओं को जोड़ने का मेन मुद्दा यह है, जो इस टाइम बहुत ज्यादा जो बेरोजगारी बढ़ गई है युवाओं के लिए, और हमारे इस खटीमा विधानसभा की, वैसे तो समूचे उत्तराखंड, समूचे देश में बेरोजगारी बढ़ी हुई है, पर अगर मैं छोटे से अपने खटीमा की बात करूं अगर, तो खटीमा, हमारे खटीमा से सितारगंज का सिटकुल जो बहुत पास पड़ता है, क्या सितारगंज के सिटकुल में 70% रोजगार क्या लोकल वालों को नहीं मिलना चाहिए? क्या ये नीति नहीं बननी चाहिए थी राज्य में? अगर हमारा सिटकुल है तो स्थानीय युवाओं को 70% का रोजगार क्या सिटकुल में नहीं मिलना चाहिए? बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।